नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम 35 प्रश्न ले रहे हैं। ओनली 35 प्रश्न हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो 75 से लेकर के 110 तक हैं, इसमें 10 राजभाषा के प्रश्न हैं और 25 प्रश्न आपके पेपर सेट में से लिए गए हैं, तो ये टोटल 35 प्रश्न हैं। और ये 35 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके काम के प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो में इनको शामिल किया गया है। वीडियो जब बनाया जाता है तो उस वीडियो को ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के ले लिया, कहीं से भी उठा के ले लिया। पहले वीडियो बनाने से पहले उस टॉपिक पर और उस प्रश्नों पर विचार किया जाता है, और जब प्रश्नों पर विचार किया जाता है, टॉपिक पे विचार किया जाता है, उसके बाद इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इस पे वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। तो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी विचार विमर्श करके फिर इसको वीडियो में शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने शामिल किया है ओनली 35 प्रश्न, और 35 प्रश्नों में 10 राजभाषा के हैं और 25 आपके 100 के अंडर हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रुप ए जूनियर स्केल ग्रेड पे क्या है? तो ग्रुप ए नॉट ग्रुप बी, ग्रुप ए का जूनियर स्केल ग्रेड पे क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेवल 7 आता है जो एसएससी का आता है, यानी 44,900 आता है। तो ये ग्रुप ए का तो हो ही नहीं सकता। लेवल 8 आता है जो ग्रुप बी लेवल का आता है, जिसकी लेवल 8 का होता है 47,600 रुपये। तो ये तो सवाल ही नहीं है। हाँ, लेवल 9 है, ये आपके ग्रुप ए जूनियर स्केल ग्रेड में आ जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो लेवल 9 होगा। मैं यहाँ सारे लेवलों की एक बार चर्चा कर देता हूँ। आपको वैसे सारे लेवल याद रहने चाहिए। लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के आपको पूरे याद रहने चाहिए। जैसे लेवल 1 का है 18,000 रुपये, लेवल 2 का है 19,900 रुपये, और लेवल 3 का है 21,700, लेवल 4 का है 25,500, और लेवल 5 का है 29,200, और आपके लेवल 6 का है 35,400, लेवल 7 का है 44,900, और लेवल 8 का है 47,600। तो यहाँ जो ग्रुप ए जूनियर स्किल ग्रेड पे है वो आपके लेवल 9 का है। तो आपका आंसर लेवल 9। नेक्स्ट है, आरआरबी से कलरक के पद पर आने वाले और चयनित उम्मीदवारों के तहत पदोन्नति कोटा से आने वाले एक ही तिथि में शामिल हो तो उनमें वरिष्ठ कौन होगा? यहाँ प्रश्न ये है कि जो कलरक पद पर एक तो डायरेक्ट बाई आरआरबी आया है उसी तारीख को, सेम डेट को, और उसी सेम डेट को पदोन्नति कोटा से, यानी कि ग्रुप डी से बाबू बना है या पियोन से बाबू बना है पदोन्नति से, तो दोनों में से वरिष्ठ कौन होगा? तो दोनों में से पदोन्नति वाला वरिष्ठ होगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ बंगला चपरासी की बात है, बंगला पियोन की। तो बंगला पियोन की सुविधा किस स्तर का अधिकारी ले सकता है? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या उच्चतर। ऑप्शन सी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर और हायर। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी या उच्चतर बंगला पियोन की सुविधा ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगला चपरासी की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बंगला पियोन के लिए जो सक्षम अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वो जीएम महोदय होते हैं, ध्यान रखिएगा। कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यानी कि 14 वर्ष तक के कम बालकों को कारखाना में काम देना वर्जित है। यानी कि 14 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं दिया जा सकता। तो 14 साल तक जो बच्चा है वो बालक समझा जाता है। जैसे ही वो 15 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो फिर उसको बालक नहीं माना जा सकता है, तो उसको फिर काम दे दिया जाता है। और जो वयस्क की उम्र है वो तो 18 वर्ष है। तो यहाँ जो प्रश्न में पूछा है तो यहाँ आपके ऑप्शन ए आएगा। कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ उस व्यक्ति से जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट है, कारखाने के प्रावधानों के अनुसार रेलवे उत्पादन इकाइयों को संबंधित इकाइयों के अधिभोगी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ गौर कीजिए, यहाँ है द ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ CWM नहीं होगा, इसमें जो गलत लगा रखा है CWM, यहाँ PCM ही होगा। कारखानों के प्रावधानों के अनुसार रेलवे उत्पादन इकाइयों को संबंधित अधिभोगी के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो PCM ही किया गया है। जितने भी जैसे किसी भी जोन की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं
तो जैसे 3 हैं, 4 हैं या 2 हैं या 5 हैं, तो उनके लिए CWM तो एक प्रोडक्शन यूनिट का होता है। यहाँ प्रोडक्ट्स यूनिट्स इकाइयाँ यानी बहुवचन की बात हो गई, यानी इकाइयों पे तो एक यूनिट से ज़्यादा के लिए, एक यूनिट पे तो CWM रहता है, लेकिन एक यूनिट से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ PCME हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ बी होगा, PCME, नॉट ऑप्शन ए CWM। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन PCME, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके वो है 81 नंबर। इसमें है अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कार्य कक्ष के फर्श को प्रत्येक सप्ताह में यानी एक सप्ताह में एक बार साफ किया जाना चाहिए। तो वी का आ जाएगा ऑप्शन ए। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था और ये लागू 1 अप्रैल 1949 से हुआ था। दोनों डेट याद रखिएगा। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था और ये आपके 1 अप्रैल 1/4/1949 से लागू हुआ था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर जो 83 है, एक व्यक्ति जिसका कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के मामलों पर अंतिम नियंत्रण। हाँ, अब यहाँ है प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि एक जो कारखाना होता है, एक कारखाने का जो अधिभोगी होता है, जो अंतिम नियंत्रण होता है, वो CWM होता है। CWM को यहाँ ऑक्यूपायर अधिभोगी कहा जाता है। तो जो कारखाने पे जो अंतिम नियंत्रण होता है तो वो एक ऑक्यूपायर होता है, अधिभोगी, ऑक्यूपायर, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा ए आएगा, ऑक्यूपायर अधिभोगी। तो ये आंसर आपका राइट है। प्रश्न 84 है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 में कितने व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किया गया, यानी फर्स्ट एड बॉक्स? तो वो 150 आदमियों के लिए है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, 1000 आदमियों के लिए चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, 500 आदमियों के लिए एम्बुलेंस डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक है, 250 आदमियों के लिए कैंटीन है, 150 के लिए फर्स्ट एड बॉक्स है और 30 या 30 महिलाओं से अबोव के ऊपर बाल शिशु गृह है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए पूछा है, तो आपका 150 उत्तर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है वो चीफ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पूछा है, सुरक्षा अधिकारी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे 1000 आदमी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, 1000 कर्मचारी। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है 86, वो कैंटीन के बारे में पूछा है, तो 250 आदमियों पर कैंटीन होती है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 86 में। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में व्यक्तियों से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने पर कैंटीन प्रदान की जाती है, तो 250 या 250 से अधिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे में छोटी शास्ति के लिए SF11 का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न बड़ी शास्ति के लिए है, तो बड़ी शास्ति के लिए SF5 हो जाएगा। चलिए यहाँ आते हैं। यहाँ पूछा गया है शिशु शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो उसकी लिमिट कितनी है एक बच्चे की? एक बच्चे की 27,000 रुपये पूरे शैक्षणिक ईयर के लिए। तो 2 बच्चों पर ये 54,000 हो जाएगा और ये सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों पर मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये शर्त यहाँ बहुत ज़रूरी है, 2 सबसे बड़े जीवित बच्चे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 सबसे बड़े जीवित बच्चे पर यह लागू होता है CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि 1 साल का 27,000 रुपये मिलता है और ये कक्षा 1 से लेकर के 12 तक मिलता है। 2 बच्चों पर आपके ये 54,000 रुपये हो जाएंगे पूरे शैक्षणिक एकेडमिक ईयर के लिए। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है 90, रेल कर्मचारी के लिए एक बार में मंजूर दी जाने वाली अधिकतम औसत वेतन छुट्टी की सीमा क्या है? यानी कि एक रेल कर्मचारी कितने LAP एक साथ सेक्शन करा सकता है? तो वो 180 दिन की LAP एक साथ सेक्शन करा सकता है, यानी 6 महीने की LAP एक साथ सेक्शन करा सकता है। नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब यहाँ आपको 2 डेट याद रखनी है। जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 में बना था, यानी वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1923 है ये वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि ये कब से लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ। तो आपको 1923 भी याद रखना है
और 1 जुलाई 1924 भी याद रखना है, दोनों याद रखने हैं। बाल भत्ता कितने बच्चों के लिए पात्र है सामान्य स्थिति में, तो ये 2 बच्चों के लिए पात्र है। कॉम्प्लीमेंट्री पास में कितने आश्रितों को अनुमति है, मैक्सिमम 2 व्यक्ति, मैक्सिमम 2 व्यक्ति, 2 से ज्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पास में जो आश्रित की जो सीमा है वो 2 व्यक्ति हैं, और यदि 2 व्यक्ति मिला दिए जाते हैं तो फिर आप परिवार के 3 व्यक्ति, तो उनकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और यदि आप 2 आश्रित शामिल नहीं करते हैं तो परिवार के सदस्य कितनी भी हो सकती है, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 जो भी। लेकिन यदि आपने 2 आश्रित शामिल कर लिए तो फिर पास में फिर 5 संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर वो 3 होते। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री पास में आश्रितों की अनुमति पूछिए तो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 94, बेटे के मामले में माता पिता किस उम्र तक स्कूल पास में शामिल किए जा सकते हैं, तो 18 साल की उम्र तक शामिल किए जा सकते हैं। एक अधिकारी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार पास की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 6 सेट पर ईयर दिए जाते हैं अधिकारी को, और ये दिए जाते हैं उनकी नियुक्ति तिथि से लेकर के रिटायरमेंट तक 6 सेट पास पर ईयर दिए जाते हैं। जबकि ग्रुप सी और डी कर्मचारी के मामले में ऐसा नहीं है। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को नियुक्ति से 5 साल तक 1 सेट पास पर ईयर दिया जाता है, और 5 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्ति तक 3 सेट पर ईयर दिए जाते हैं, जिनकी वैधता 5 माह की होती है। और जहाँ यहाँ मैं पीटीओ के मामले में भी बता दूं, पीटीओ चाहे अधिकारी हो, चाहे ग्रुप ए का अधिकारी हो, चाहे ग्रुप बी का अधिकारी हो, या कर्मचारी ग्रुप सी का हो चाहे डी का हो, पीटीओ के लिए सबको समान है। पीटीओ में भेदभाव नहीं किया गया है। नियुक्ति तिथि से लेकर के सेवानिवृत्ति तक 1 साल के 4 पीटीओ सेट प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को दिए जाते हैं, जिनकी वैधता 5 माह की होती है। और पीटीओ में आपका 1/3 किराया लगता है। एसी में एसी के हिसाब से, सीएन में सीएन के हिसाब से, और जनरल में जनरल के हिसाब से। तो आपका नेक्स्ट है, मानार्थ पास की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम अहर्क सेवा क्या है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि 9 वर्ष 9 माह यानी 10 साल अगर आदमी रेलवे में नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। और यदि वो 20 साल की नौकरी कर लेता है तो वो वीआरएस का पात्र हो जाता है। तो मानार्थ पास कब मिलता है, सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। अब चाहे आप 20 साल की एज में वीआरएस ले हो, चाहे 25 साल की एज में ले हो, चाहे या पूरी नौकरी करके सेवानिवृत्त हो, तो सेवानिवृत्ति के बाद आपको मानार्थ पास मिलता है। तो उसके लिए मिनिमम न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम अहर्क सेवा क्या है, तो 20 साल है। 20 साल होते ही वो वीआरएस ले सकता है और उसको मानार्थ पास चालू हो जाएगा। पूरी सेवा में कितनी छुट्टी औसत वेतन जमा किया जा सकता है, तो ये 300 छुट्टी एलएपी जोड़ी जा सकती है। और आपको सेवानिवृत्ति के समय 300 एलएपी का ही नकदीकरण किया जाता है। यदि आपने 300 से ऊपर एलएपी जोड़ी है तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी। और एक चीज़ और है, 7 पे कमीशन में एक चीज़ और आ गई है। यदि आप 300 एलएपी नहीं जोड़ पाते हैं और आप 150 एलएपी जोड़ पाते हैं, तो 150 मिनिमम 150 एलएपी तो आपके पास होनी चाहिए। तो 150 एलएपी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, 150 एलएपी। फिर बाकी की जो ऊपर की है वो एचएलएपी जोड़ के आपको 300 छुट्टियों का नकदीकरण कर दिया जाएगा। ये सिस्टम अब से 1 पे कमीशन से शुरू हो गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी कितने दिनों के लिए एलएपी को मंजूरी देने के लिए सक्षम है राजपत्रित अधिकारी के मामले में, तो वो 21 दिन का टाइम है। याद रखिएगा साथियों, 21 दिन। एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी कितने दिनों के लिए एलएपी को मंजूर देने के लिए सक्षम है राजपत्रित अधिकारी के मामले में, तो वो 21 दिन है। विशेष रूप से इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। टीए का दावा करने की समय सीमा क्या है, तो 2 महीने है, 60 दिन। राजपत्रित कर्मचारियों को क्षेत्रीय रेल के बाहर ड्यूटी जाने की अनुमति देने के लिए कौन सक्षम है, तो वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम और डिवीजन में डीआरएम। अब राजभाषा के प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। राजभाषा के इसमें देख लेते हैं। हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना का प्रथम पुरस्कार है। तो ये मैं बता दूं साथियों, क्योंकि ये जो इसमें राशि है ना 40,000, ये पुरानी है, इसलिए इसको टिक कर रखा है 40,000 को, जबकि ये गलत है। क्योंकि 2014 में इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया। जो 40,000 की राशि थी उसको 60,000 कर दिया,
और जो 30,000 की राशि थी उसको 45,000 कर दिया, और जो 20,000 की राशि थी उसको 30,000 कर दिया। तो 2000 पहले ये राशि थी 40,000, 30,000 और 20,000, लेकिन 2014 में इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया, यानी जो 40,000 की राशि थी वो 60,000 है, और दूसरी राशि है जो 45,000 है, तीसरी 30,000 है। तो ये जो ऑप्शन है ये पुराने हिसाब से हैं, तो पुराने हिसाब से तो ये 40,000 सही है, लेकिन हम 2014 के बाद की बात करें तो इसका सही राइट आंसर होना चाहिए 60,000 रुपये, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अपने को यहाँ चूज करना है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और यदि हम पुराने के हिसाब से जाते हैं, पुरानी राशि के हिसाब से, जब तो ये 40,000 सही है। लेकिन ये पेपर है 2021 में लगा है और राशि चेंज हो गई 2014 में, तो पेपर 2021 का है, राशि चेंज हो गई 2014 में, तो यहाँ अगर दिमाग लगाया जाए तो ऑप्शन डी आना चाहिए। और यदि आप पुरानी राशि पढ़ी है आपने 40,000, 30,000, 20,000, तो आपका 40,000 सही है। लेकिन वर्तमान जो राशि है वो प्रथम पुरस्कार की 60,000 है, जो पहले 40,000 थी 2014 से पहले, और जो द्वितीय पुरस्कार की राशि है वो 45,000 है, वो पहले 30,000 थी, और जो तृतीय राशि है वो वर्तमान में 30,000 है, जो पहले 20,000 थी। तो अब ये आप ही देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। यदि पुरानी राशि के हिसाब से करते हैं तो 40,000 सही है, और वर्तमान राशि के हिसाब से देखते हैं तो वर्तमान राशि तो 60,000 रुपये, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको डी लगाना चाहिए। प्रतिवर्ष रेल मंत्री हिंदी नियमित प्रतियोगिता में अराजपत्रित कर्मचारी को प्रथम पुरस्कार कितना दिया जाता है? वो 6,000 रुपये दिया जाता है। 6,000, 5,000 और 4,000, ये 3 पुरस्कार हैं। तो प्रथम पुरस्कार 6,000 रुपये। रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये रेल मंत्री जी करते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री जी करते हैं। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में, क, ख, ग और अंग्रेजी के अनुसार ABC। राजभाषा की दृष्टि से बांटे गए क्षेत्रों में चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो चंडीगढ़ ख क्षेत्र में आता है। क क्षेत्र में आने वाले पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन एंड दीप समूह, दादरा नगर हवेली, ये ख क्षेत्र के हैं। तो चंडीगढ़ ख क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ? तो ये 10 मई 1963 को लागू हुआ, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ, और 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुआ। तीनों याद रखिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा के संबंध में अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है। तो ये थे साथियों 35 प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।